नमस्कार दोस्तों, आज की मुलाकात के मेहमान हैं डॉक्टर कमल अग्रवाल। किसी शायर ने सच ही कहा है दोस्तों, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, लेकिन जीना तो उसी का जीना है जो औरों को जीवन देता है, और वो होता है एक डॉक्टर। सचमुच औरों को जीवन देने वाला धरती पर भगवान के बाद अगर कोई है तो वो है डॉक्टर। और आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर कमल अग्रवाल जी से, जिन्होंने तमाम ऐसे लोगों को मौत के मुंह से बचाया है जो कि मरनासन्न थे, और वो लोग आज डॉक्टर साहब को एक भगवान के रूप से मानते हैं। डॉक्टर कमल अग्रवाल जी के जीवन का एक पहलू और भी है, और वो है एक ऐसे स्कूल की स्थापना में अपना सहयोग देना जो आज आने वाले बच्चों के जीवन में एक उम्मीद, एक जोश, संस्कृति, सभ्यता और संस्कार का निर्माण करने में लगा हुआ है। उस स्कूल का नाम है संस्कार इंटरनेशनल स्कूल। आइए जानते हैं कि एक व्यक्ति और काम अनेक, जिससे हमारे समाज को और देश को लाभ पहुंच रहा है, कैसे कर लेते हैं वो इतने सारे काम। आइए मिलते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब, इस वक्त हम हैं एक ऐसे डॉक्टर साहब के साथ जिन्होंने अपने शहर में ऐसी सेवाएं दी है जिसकी वजह से पूरे ज़िले के लोग उनका सम्मान करते हैं। जहां एक और कई लोगों के उन्होंने प्राण बचाए हैं, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर साहब ने एक बेहतरीन CBSE स्कूल खोलकर अपने इस कार्य श्रृंखला में चार चांद लगा दिए हैं। डॉक्टर साहब, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे वो तमाम युवा जो आपसे प्रेरणा लेते हैं, तो उनके लिए ये बताएं कि ये जो स्कूल, क्योंकि सबसे पहले आप डॉक्टर भी बने हैं, तो डॉक्टर बनने के पहले आपने पढ़ाई की है, पहले नंबर पर है स्कूल और शिक्षा। तो ये जो स्कूल आपने खोला है संस्कार इंटरनेशनल स्कूल, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि कैसे इसका बीज पड़ा और कैसे इसकी शुरुआत हुई। ये बात 1994-95 जब परतवाड़ा छोड़ के हम आगे पढ़ने चले गए, और परतवाड़ा को वापस आए तो 2007 में आने के बाद एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस शुरू करें। शादी हुई, बच्चे हुई, गुड़िया हुई, एक माता रानी के आशीर्वाद से लक्ष्मी का घर में वास हुआ। जब एक इच्छा थी कि भाई अपन तो आज अच्छा शिक्षण दे दिए, एक छोटे व्यापारी के लड़के को उस ज़माने में पिताजी ने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा के आज यहाँ स्थिति तक ला दिए। पर उस वक्त हमारे परतवाड़ा शहर में या अचलपुर में, ये तालुका में कहीं पे भी कोई भी CBSE स्कूल नहीं थी। जो भी चल रही थी वो CBSE पैटर्न चल रही थी, जिसका कोई अस्तित्व लीगली नहीं था। उस वक्त एक विचार आया कि अपने बच्चों को आगे का एजुकेशन अगर पूर्ण नहीं दे पाए तो एज ए डॉक्टर तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, पर एज ए पिता हम कहीं ना कहीं अपने आप में फेल हो जाएंगे। उस वक्त विचार आया कि भाई बच्चों को बाहर गाँव पढ़ने भेजना वो संभव नहीं है, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है बच्चों को। मेरे हिसाब से बच्चों को माँ बाप ने अपने आप से एटलीस्ट मिनिमम 10th स्टैंडर्ड तक पास में रखना चाहिए। इमोशनल बॉन्डिंग, संस्कार, संस्कृति, अपना भारतीय कल्चर, पारिवारिक जवाबदारी और कुछ बेसिक एजुकेशन जो स्कूल नहीं प्रोवाइड कर सकती, जो माता पिता ही प्रोवाइड कर सकते हैं, जो समाज प्रोवाइड कर सकता है, जो सोशल नेटवर्क प्रदान कर सकता है, उसके लिए उनको अपने गाँव में ही रखना, ये विचार आया। उस वक्त कुछ मित्रों ने मदद करी। जब मैंने ये बात सोची कि अपने परतवाड़ा शहर में ही एक स्कूल का निर्माण करा जाए, तो मेरे ही कुछ पेशेंट मित्र, जो मेरे कुछ पड़ोसी थे, कुछ मेरे पेशेंट्स थे, जैसे मेरे चौबे सर है, एक सीनियर टीचर है हमारे यहाँ, वो मेरे खुद एक पेशेंट भी थे। मेरे मित्र आनंद अग्रवाल, मेरे मित्र पटेल साहब, मेरे मेडिकल स्टोर्स वाले खंडेलवाल जी, मेरे एक बुतड़ा जी, विनोद विहर जी, एक अचूपुर के मेरे अग्रवाल मित्र, ये हम सब लोग सब साथ में एक से मिले, बात करें। वहाँ एक आइडिया आई और वो उसको सबने मदद करी, सबने उसको स्वीकृति दी, और आज एक हमारा सपना साकार हुआ, एक संस्कार स्कूल जो एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को भारतीय मूल के संस्कार देना। यही हम पूछना चाहते थे कि आपने स्कूल बनाया, ये तो बहुत अच्छा काम रहा, लेकिन इसका नाम संस्कार रखने के पीछे क्या सोच रही है? देखिए, आप बिना संस्कार और बिना कल्चर के आप कुछ भी नहीं बना सकते। एक डॉक्टर बनना, एक वकील बनना, एक टीचर बनना, ये सब बाद में है।
पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना है। एक इंसान अच्छा रहा तो फिर वो डॉक्टर भी अच्छा रहेगा, वकील भी अच्छा रहेगा, सब अच्छा रहेगा। पर अगर कभी ये सब डिग्रियों के बावजूद अगर उसमें संस्कार नहीं है तो वो तो लीगलाइज टेररिस्ट हो गया, जिसके अंदर वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास एजुकेशन मिल गया, साइन करने की ताकत आ गई है, उसको संविधान ने एक ताकत दे दी है, बट उसके संस्कार नहीं है। इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी, फॉर द कंट्री। सो टू बिल्ड अ नेशन वी नीड टू बिल्ड अ स्टूडेंट्स। एक देश की नींव जो है वो स्कूल रखती है। एक आज का आने वाला पीढ़ी, आज की पीढ़ी, ये कल के बच्चे थे और कल के बच्चे एक स्कूल से निकले हैं। अगर आप बच्चों को पहले 10th स्टैंडर्ड तक का अच्छा एजुकेशन, अच्छा माहौल, अच्छा संस्कार दे, उनको एक अच्छे सिटीज़न बनाए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, जिसको ये समझे ये मेरा देश है और एज ए नागरिक ये देश का मैं एक जिम्मेदार नागरिक बनूं। हमारे स्कूल बनाने का उद्देश्य एक है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बनाएं, एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाए जो उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। इस काम को करने में डॉक्टर साहब कितनी मुश्किलें आपको शुरुआत में फेस करनी पड़ी? देखिए, मैं मुश्किलों की जगह मैं बोलूँगा परमेश्वर ने अवसर दिया है। मुश्किलें तो हर काम में है। खाना खाने के लिए भी एक मुश्किल लगती है, हाथ से घास तोड़ना पड़ता है, चबाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है। ये सब जब करना है तो करना है, आपने सोच लिया आपको करना है तो आपका। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि इस स्कूल के निर्माण में कौन कौन सी मुश्किलें, दिक्कतें ऐसी रही जिनको पार करके आप यशस्वी तरीके से आज ये स्कूल पूरे शहर का मान बढ़ा रहा है? मुश्किलें तो नहीं बोलूँगा, अवसर मिलते गए स्टार्टिंग, क्योंकि ये नॉन फंडेड स्कूल है, गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, सेल्फ फाइनेंस स्कूल है। और हम लोग नए लोग थे, हम लोग टीचर नहीं थे, हम लोग कारपोरेटर नहीं थे, हम लोग एक कॉमन नागरिक थे जिनकी इच्छा हुई है। तो चीज़ों को समझना, सिस्टम को समझना, परमिशन लेना, सीबीएसई के नॉर्म्स फॉलो करना। हमने सीबीएसई के पूरे नॉर्म्स फॉलो करे। हमारे जो एक लैंड का एरिया है, जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा है। गवर्नमेंट लैंड इनका रिक्वायरमेंट 2.5 एकड़ तक रहता है, सीबीएसई का अपना 4 एकड़ का कैंपस है। उनकी रिक्वायरमेंट जो थी, टीचर्स से लेके, प्रिंसिपल से लेके, फायर नॉर्म्स से लेके, वाटर सेफ्टी से लेके, चाइल्ड सेफ्टी से लेके, वो सब नॉर्म्स फुलफिल करना एक जवाबदारी थी, जिसको पार करके सीबीएसई के सब फॉलोअप करना पड़ता है। एंड देन आफ्टर इंस्पेक्शन बाय सीबीएसई बोर्ड वी गॉट क्लैरिफिकेशन एंड थैंक गॉड, टच वुड, हम लोगों को सीबीएसई ने रिकग्नाइज किया। इतना ही नहीं, ओवर द लास्ट 4-5 ईयर्स हमारे यहाँ के बच्चे अपने पार्लियामेंट हाउस में जा चुके हैं। मन की बात में प्राइम मिनिस्टर से हमारे स्कूल की एक बच्ची जा चुकी है। अपने यहाँ के बच्चों ने वहाँ अपने दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन के अंदर कॉन्फ्रेंस थी क्लाइमेट कंट्रोल, जिसके अंदर एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था डेलीगेट्स ने। और इन आवर इंडिया आवर स्कूल स्टैंड्स 3rd रैंक। इस बार ताल्लुक का एक अहमदाबाद से हुई, एक हैदराबाद का रैंक आया, और उसके बाद एक परतवाड़ा, अमरावती डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, विदर्भ, उसकी एक गांव छोटा सा तालुके की एक संस्कार का नाम है। तो एक प्राउड फील होता है कि हमें बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी इसके लिए मिले हैं। बेस्ट करिकुलम के लिए, बेस्ट आर्ट टीचर्स के लिए, बेस्ट ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए, गुड कैंपस के लिए, फ्रॉम एजुकेशनल हब देयर इज अ बॉडी कॉल्ड एज द एजुकेशनल इंटरनेशनल फ्रॉम इंडिया एज वेल एज फ्रॉम अब्रॉड विच awards to school for doing their best work, and we are awarded continuously for 2 and 3 years. हमारे काम को रिकॉग्नाइज लोकल एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है। दैट्स वेरी ग्रेट एंड वी आर थैंकफुल टू पेरेंट्स। सर, कई बार ऐसा होता है कि लोग सपने तो देखते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते, और आपने अपना एक सपना देखा और आज वो सपना इतने बेहतरीन तरीके से साकार हो गया है कि जब आप जाते होंगे तो कैसा आपको अनुभव होता होगा, और सपने को साकार करने के लिए कौन सा गुरुमंत्र आप लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, आपको ईमानदारी ज़िंदगी में कभी छोड़नी नहीं है। आपकी नीयत साफ रहेंगी तो नीयत अच्छी हो जाएंगी। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, आपको सोचने के बाद सिर्फ उसको सपनों में नहीं, नींद में नहीं सोचना है। सपने आंखें खोल के देखे जाते हैं, और आंखें खोल के उसके लिए मेहनत की जाती है। उसके लिए नींद खराब करना पड़ता है। सपने देख के सोने वाला सिर्फ सोया रहता है और खोया रहता है। आपको खुली आँख सपने देखना है, और वो सपनों को खुली आँख रख के ही काम करना है। आपको अपनी नींद छोड़ना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जब आप अपने आप को कोई चीज़ के पीछे मेहनत करते हो, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी जो टीम है स्कूल की, वो बहुत मेहनती टीम है। सबसे मेहनती किरदार हमारे इसमें है गाड़ोदिया जी, विनोद भैया हमारे बड़े भाई के प्रतीक है, आनंद जी,
पटेल जी, खंडेलवाल जी, ये सब लोग, चौबे जी, मुकेश जी, ये सब लोग बहुत मेहनती है। वास्तव में मेरा स्कूल में रोल एक मार्गदर्शक से ज़्यादा नहीं रहा है। मैं एक इंस्पायरिंग फेलो हूँ जो एक मार्गदर्शन करता है, मोटिवेट करता है, पर ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, ग्राउंड लेवल पे स्कूल को वक्त देना। देखिए सबसे बड़ा महत्व काम है वक्त देना। वक्त नहीं आप अपनी ज़िंदगी का एक भाग देते हो। तो ये व्यक्ति महत्व लोगों ने अपनी ज़िंदगी का एक भाग दिया है, जब जाके ये स्कूल आज एक विशाल वृक्ष में खड़ी हुई है। रोज़ पानी देने का काम मेरे जैसा व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी एक लिमिटेशंस है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ से गाइडेंस कर सकता हूँ, मैं मोबिलाइजेशन कर सकता हूँ, मेरे इन्फ्लुएंस यूज़ करके स्कूल को वर्कअप कर सकता हूँ, बट मेन हार्ड वर्किंग मेरी टीम है। और मैं बहुत प्राउड हूँ कि आई एम अ पार्ट ऑफ स्कूल, अ टीम विच इज़ डेडिकेटेड एंड दे वर्क सेल्फलेसली विदाउट हैविंग एनी अदर इंटेंशन। स्कूल में बच्चों को आप अगर देखोगे तो हमारे डायरेक्टर शुरुआत में स्कूल के टाइम पे बच्चों की नेपी तक चेंज कर चुके हैं। वो स्कूल में खड़े रह के छोटे छोटे बच्चों को गोदी में खिलाते हैं, और वो आज भी बोलते हैं कि वो जो सुख और आनंद KG1 और KG2 के बच्चों के साथ मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता है। वो बच्चों की हंसी, वो बच्चों का रोना, वो उनके साथ खेलने में शायद हम अपना बचपन ढूंढ लेते हैं, और कहीं हम रियलिटी में आ जाते हैं कि सही में बच्चे इंसान इस तरह रहना चाहिए। सर आपने ये जो स्कूल का निर्माण करवाया है, इसकी जगह बड़ी सुंदर है। लोग कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए रिद्धि और सिद्धि का होना ज़रूरी है, और वहाँ अष्ट महासिद्धियाँ रहती है। तो यह कोई संयोग है, ये ईश्वर की कृपा है, या आपने सोच समझ के वो जगह का चुनाव किया? इंसान की करने की इच्छा ही हो सकती है, करवाने वाला तो वो परमपिता परमेश्वर है जी। और ये सब नींव खड़े रखने के लिए हमें परमपिता परमेश्वर ने एक और साथी दिया है, जिसने निस्वार्थ हमें मदद की है। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, वो हमारे स्कूल का डायरेक्टर भी नहीं है, उसका कहीं स्कूल में नाम भी नहीं है, पर आज स्कूल निर्माण करने में सबसे ज़्यादा योगदान उसी व्यक्ति महत्व का है। क्या उनका नाम आप शेयर करना चाहेंगे? परतवाड़ा के एक विख्यात बिल्डर है सुनील जी अग्रवाल जी। आप ऐसा भीष्म पितामह बोल दो, परम पितामह बोल दो, बड़े भाई बोल दो, पिताश्री बोल दो, सब वो एक में है। वो व्यक्ति महत्व के बिना हम लोग ये स्कूल खड़े करना संभव ही नहीं था, क्योंकि फाइनेंशियली हमारे पास पैसे ही नहीं थे इतने। और वो व्यक्ति बोलता था तुम सिर्फ कंस्ट्रक्शन कर लो, जब पैसे आएंगे जब दे देना। वो व्यक्ति महत्व ने इतना मदद किया हमें कि आज जो स्कूल आपके सामने विशाल दिख रही है, अगर वो व्यक्ति नहीं होता तो शायद हम इतने जल्दी इतनी शिखर पे नहीं पहुंच पाते। और ये भी निस्वार्थ, ना कभी नाम की चिंता कि मेरा नाम हो, ना पैसों की चिंता कि भाई मेरी कमाई हो, ना मेरा स्कूल में डायरेक्टर उसमें नाम हो, कुछ नहीं। जो आदमी पर्दे के पीछे से ये स्कूल निर्माण किया है और बिना कोई चाहत के, वो आज हमारे स्कूल का समझिए हम 9 डायरेक्टर हैं, उनमें से वो एक नहीं 2 डायरेक्टर की सीट उन्हीं की है, क्योंकि उन्हीं के भरोसे हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। और आज भी एक फ़ोन कॉल पे भैया को बोल दो, भैया दूसरे दिन काम कर देते हैं। तो हम लोगों को हदम पता है कि बड़े भाई है जो हमें हर संकट से निकालने में तत्पर हुए हैं। सर यहाँ पे पूरे शहर में 2 ही स्कूल हैं CBSE के, किसी का नाम तो हम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, संस्कार स्कूल में आना चाहते हैं, जो पेरेंट्स यहाँ पर अपने बच्चों को लाना चाहते हैं, अभी तक नहीं आए हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखिए कोई भी स्कूल रहे, सब एजुकेशन दे रहे हैं, सब समाज का तो भला ही कर रहे हैं। CBSE स्कूल दे रहे, और मेरे ख्याल से 3 चीज़ों की हम कीमत नहीं लगा सकते। पैसों में 3 चीज़ें मोल ही नहीं जाती। एक तो शिक्षा, एक बॉर्डर के ऊपर जवान का त्याग बलिदान, आप इनको सिर्फ मानधन देते हो, और तीसरा एक डॉक्टर की सेवा, क्योंकि जीवन अनमोल है। एजुकेशन आपको इंसान बनाती है, नहीं तो इंसान और जानवर में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है। आज के ज़माने में अगर आप देखो तो अनपढ़ आदमी को कमाई कम होती है, उसको रोज़ानदारी कम है, और बैल को रोज़ानदारी ज़्यादा है। तो आप देखे जाए तो स्कूल कोई भी रहो, सब जने अपने अपने कार्यशैली से काम कर ही रहे, सब समाज को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। हमारे स्कूल का तो हम एक ही चाहते, हम लोगों का उद्देश्य एजुकेशन के साथ साथ कल्चर रहना ज़रूरी है, हमारा समाज रहना ज़रूरी है, हमारा हिंदुस्तान रहना ज़रूरी है। ना आप है ना मैं रहूँ चलेगा, ये देश रहना ज़रूरी है। और ये बच्चों को ये समझना चाहिए कि जो लोगों ने अपनी बलिदान दे के ये देश की आज़ादी मिलाई है, ये देश को बनाया है, भारत नहीं था, भारत बना है।
आज से 900 साल पहले का भारत, जब गुप्ता साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य रहते थे, महाराणा प्रताप का देश है ये। तो आज वो देश के अंदर फिर से हमें आने वाली पीढ़ी को इतिहास से रूबरू कराना है, सही इतिहास से रूबरू कराना है, उन्हें भारत का महत्व समझाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो आज के बाल बच्चे को, एक एक बच्चे को हमें पढ़ लिख के इस लायक, क्योंकि यही भारत की नींव है। अगर भारत बड़ा देश बनेगा, आज विश्व गुरु बनेगा, उसके लिए हमें हमारे आज के बच्चे ही लगेंगे, यही हमें विश्व गुरु बनाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने अमूल्य जानकारी दी स्कूल के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके जीवन के बहुत सारे पहलू भी हैं, कई सारे पेशेंट्स भी आपकी तैयारी की और आपकी जो प्रैक्टिस है, आपका जो ट्रीटमेंट है, उससे एक जीवन दान पाते हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद जानते हैं उसके बारे में। धन्यवाद। जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे, जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम्। डॉक्टर साहब, एक सफल डॉक्टर के रूप में पूरे शहर में आपका नाम है और इतना बड़ा नाम कमाना कोई आसान काम नहीं होता है। किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? श्रेय तो परमपिता परमेश्वर, माता रानी को, अपने पिता माता को, जिन्होंने जन्म दिया, संस्कार दिए, शिक्षण दिया और आज यहाँ तक हमें आने के लिए प्रोत्साहन किया। बिना इन सब के यहाँ तक आना संभव नहीं था। और साथ में मेरे जीवन साथी को, जिसने मुझे हर चढ़ उतार में, मेरी मिसेस डॉक्टर पूजा अग्रवाल, मेरे पिताश्री रमेशचंद्र जी अग्रवाल, मेरी माँ माता रानी जिन माता श्री जिनमैया और मेरी माता, मेरे बड़े भाई, ये सब ने, परिवार ने खुद का त्याग दिया है, बहुत चीज़ों का बलिदान दिया है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मदद की है। एक व्यक्ति अकेला सक्सेसफुल नहीं होता, उसके सक्सेस के नाम जरूर उसका होता है, पर उसके कारणभूत बहुत से लोग होते हैं, बहुत से त्याग बलिदान होते हैं जो उसके साथ उसके परिवार ने दिए। आपका एजुकेशन किस स्कूल, किस कॉलेज में हुआ डॉक्टर साहब? परतवाड़ा का रहने वाला हूँ, यहीं जन्मा हूँ, यहीं से एजुकेशन हुआ है। 10 तक मेरा लाइट एंड लाइफ कॉन्वेंट स्कूल थी। उस ज़माने में परतवाड़ा जैसे छोटे तालुका में 1980s में कोई इंग्लिश स्कूल चालू करना और वो एजुकेशन देना एक बहुत बड़ी बात थी। पिताजी को उस चीज़ का महत्व समझा कि बच्चों को हमने अच्छा एजुकेशन देना चाहिए। उन्होंने एक एजुकेशन दिया और बचपन से प्रोत्साहन किया कि तुझे एक अच्छा इंसान, एक अच्छा डॉक्टर बनना है। बाद का एजुकेशन मेरा जगदम्बा महाविद्यालय से हुआ है। उसके बाद पश्चात मैं यहाँ से पूना जाके MBBS किया है। MBBS के बाद औरंगाबाद में मैंने 1 साल ऑर्थोपेडिक्स से करा है। उसके बाद मैंने MD मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेरठ से किया है। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जब इतनी पढ़ाई कोई कर लेता है डॉक्टर, तो वो विदेश चला जाता है, बम्बई, पूना जैसे शहरों में चला जाता है, लेकिन आपने ये निर्णय लिया कि मैं अपने शहर में ये सेवा दूंगा। तो कैसे ये सोच आपके मन में आई कि यहीं पे मुझे काम करना है? देखिए, हम लोग पारिवारिक लोग हैं, परिवार से बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। अपना घर, माँ बाप, बहन भाई जो है, इनको छोड़ के हम दूर तक जा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, पर आपको खुशी नहीं मिलती कभी। जो भी लोग विदेश में आज भी रह रहे हैं ना कहीं एक कोने में परिवार, देश, अपने लोग, अपने जहाँ हम बड़े हुए, वो चीज़ की कमी महसूस होती है। ये चीज़ पहले से सोची थी और ये हमारे परिवार के अंदर ही है कि कहीं पे भी जाओ, कुछ भी पढ़ लो, आके तो रहना अपने गांव में, अपने परिवार के साथ, अपने देश में ही रहना है। इतना शिक्षण जो देश ने दिया है वही मिट्टी के काम आ जाए तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं कि वो बहुत दिल वाला है, वो बहुत दिल से सोचता है, वो दिमाग से नहीं सोचता। एक डॉक्टर होने के नाते मेडिकल साइंस के अनुसार क्या आप सोचते हैं कि दिल और दिमाग शरीर में अलग अलग तरीके से भावनाओं को प्रेरित करते हैं? देखिए, आप दिल और दिमाग दोनों को सोचना है, वापर दोनों का करना है, पर डिसीजन लेते समय जब आप प्रोफेशनल डिसीजन ले रहे हो पेशेंट की तबीयत के लिए, तब आपको इमोशंस को बाजू में रख के दिमाग से काम करना है। पर एज ए व्यक्ति, एज ए ह्यूमन बीइंग आपको जब सोचना है, इंसान के नाते सोचना है, तो दिल से सोचना है। देखिए, सीधी बात बताऊँगा, जब भी आप कोई पेशेंट के बारे में हम सोचते हैं ना, अपने सिर्फ एक सोच लिए कि ये मेरा कोई रिश्तेदार है, सामने वाला व्यक्ति मेरा भाई है, मेरे पिताजी है, मेरे काका हैं, मेरी बहन है, मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, मेरे परिवार के एक सदस्य के जैसा है। आपका डिसीजन 99% कभी गलत हो ही नहीं सकता।
डॉक्टर साहब, आजकल की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में तमाम लोग लगातार पेशेंट बनते जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के जैसे हित की भी बात करते हैं, तो उन्हीं के हित में हम ये जानना चाहेंगे कि लोगों को अगर अपने दिल को बचाना है, अपने हार्ट की रक्षा करनी है, तो संक्षेप में क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, तनाव से कैसे दूर रहना चाहिए, क्या कहेंगे? 3-4 चीज़ों को रखना है। एक तो अपने जीवन शैली अच्छी रखना है। देखिए, अगर आपको गाड़ी अच्छी चलानी है तो उसको रोड पे अच्छे चलाओ। करेक्ट। आपको रोज़ चलना है। अभी ज़िंदगी बहुत आसान होती गई है, हर जगह रिमोट पे आ गई है, हर चीज़ कमांड पे हो गई है, पैरों का काम बहुत कम हो गया। और याद रखिए, जिसके पैर चलेंगे ना उसकी जान चलेंगी। जो व्यक्ति जितना पैर उसके मजबूत रहेंगे, जितने उसके नी जॉइंट मजबूत रहेंगे, जितने उसके थाइज मजबूत रहेंगे, वो उतना लंबा जिएगा। तो आपको रोज़ एक्सरसाइज नियमित करना है, आपको नियमित खाना खाना है, नियमित पारिवारिक खाना खाना है। मैं इसके लिए बोला पारिवारिक, आजकल पारिवारिक खाना बहुत विलम्ब होते आ रहा है। लोगों को जंक फूड की आदतें लग रही है। हम लोगों ने हमारा जो देश का खाना बंद कर दिया है और परदेशी लोग हमारी संस्कृति वापर रहे हैं और हम उनकी वापर रहे हैं। तो हमें ये बड़ी जो बीमारी है, मोटापा जो बीमारी अभी बढ़ते जा रही है, उसके ऊपर कंट्रोल करना है, कम तनाव लेना है। स्वयं इतने फिट रहते हैं, आपके चेहरे पर भी इतना तेज है, आपका रहस्य, आपका सीक्रेट हम जानना चाहेंगे। आपकी दिनचर्या में से आप फिटनेस के लिए कितना समय निकालते हैं? देखिए, 3 चीज़ें जो आप करते हो, आप उसमें खुश रहो। अगर आप अपने काम से प्रेम करते हो ना, तो आप कभी दुखी नहीं रहोगे। आप अपने काम से प्यार करोगे तो वो भी आपको करने में मज़ा देगा। मेरी दिनचर्या तो मैं लोगों को बोलूँगा कभी मत फॉलो करिए, क्योंकि मैं बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, खाना नियमित खाता हूँ, लिमिटेड खाता हूँ। शरीर पर दिनचर्या बहुत ख़राब है, मैं कब सोता हूँ और कब उठता हूँ मुझे नहीं पता। एक वो प्रोफेशन से बोलो तो वर्कोलिक हो, जो कि मेरे सेहत के लिए भी ख़राब है, मुझे भी पता है कि इतना। कितने घंटे काम करते होंगे आप? 15-16 घंटे मिनिमम। तो डॉक्टर साहब, सप्ताह में कोई छुट्टी? जिस दिन शहर में नहीं है उस दिन छुट्टी। तो डॉक्टर साहब, आपका जो परिवार है, क्या कभी, हालांकि मैडम भी एक डॉक्टर ही हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनकी उम्मीदें होती हैं अपने पेरेंट्स से कि वो समय शेयर करें, क्या कभी कोई शिकायत वो करते हैं या इस बात में बहुत मैं किस्मत वाला हूँ। मेरे परिवार मुझे बहुत मैच्योर मिला है, मेरी धर्मपत्नी बहुत मैच्योर मिली है। वो मेरे ये सब शेड्यूल को देख के तो भी मुझे एडजस्ट करती है, कभी इस बात की कंप्लेंट नहीं करती कि आप हमें टाइम नहीं देते। वो मेरी जिम्मेदारियों को समझती है और साथ में उसे मुझे पता है कि मेरा एक शौक़ है पेशेंट देखना, इलाज करना। ये मेडिसिन ब्रांच मेरी जुनून है, मुझे इसी में खुशी मिलती है। मेरा पेशेंट खुश अच्छा हो गया तो मेरे लिए उससे बड़ा रिवॉर्ड ही कुछ नहीं है। तो वो इस बारे में समझ के मुझे कंधे से कंधा लगा के सपोर्ट करती है। आज की तो बात नहीं है, पर हम जब शुरुआत में प्रैक्टिस करते थे तो वो मेरे साथ में, जब मेरे बच्चे छोटे थे, साथ में दवाखाने में भी पूरा मदद करती थी। आज बच्चे बड़े हो गए तो मैडम घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रही है, बट उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मदद की है। डॉक्टर साहब, कई सारे ग्रामीण विभाग से जो पेशेंट आते हैं वो कहते थे कि हमें अमरावती जाना पड़ता था, नागपुर जाना पड़ता था, लेकिन डॉक्टर साहब तो साक्षात भगवान मिल गए हैं कि परतवाड़े में ही हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। जब ऐसे कोई एकदम दयाद्र भाव से आपको आके मिलता है, कैसा लगता है आपको? यही तो हमारी फील्ड की कमाई है। मेडिकल डॉक्टर बनने के अंदर हम लोग परमेश्वर के आशीर्वाद से सब चीज़ मिलता है। सबसे ज़्यादा तो मान मिलता है, दुआ मिलती है। पेशेंट सर पे हाथ रख के जाता है, आपको पैसा भी देता है, नाम भी देता है, आपको दुआ भी देता है, आशीर्वाद भी देता है। और हर जाति का व्यक्ति, उसके लिए डॉक्टर जो रहता है वो कोई जाति का नहीं होता है, वो उसके लिए उसका इलाज करने वाला एक व्यक्ति है, जिसको वो इवन रोजे का जो उनको पुण्य मिलता है वो मेरे सर पे हाथ रख के जाते हैं। ये जो कमाई है ये आप कोई भी दूसरे प्रोफेशन में नहीं मिलती। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये हम एक संक्षेप में एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जब आप स्टूडेंट थे, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जो बच्चे आपको आदर्श मानते हैं, आपकी तरह डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन्हें अपने जीवन काल में, स्टूडेंट लाइफ में कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए? देखिए, घंटे बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर किसी का परफॉर्मेंस अलग अलग होता है, बुद्धिमत्ता अलग होती है। बट डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट, आपको हार्ड वर्क करना है। मेडिकल फील्ड विदाउट हार्ड वर्क नहीं हो सकती है। हमारे गुरु बोलते थे, अ डोंकी कैन बी अ डॉक्टर इफ़ यू वर्क लाइक अ डोंकी। आपको हार्ड वर्क बहुत करना है। इंटेलिजेंसी ज़रूरी है, पर आपका डेडिकेशन, हार्ड वर्क, कमिटमेंट टुवर्ड्स योर जॉब, आप अपने पेशेंट से प्यार करना है। आपको जान, हर मौत में जान ढूंढना है।
जी डॉक्टर साहब, हमने शहर में कई लोगों से जब बातचीत की तो पता चला कि आपने एक स्कूल तो बनाया ही है, साथ ही साथ तमाम सारे लोगों की भी आप छुपे तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से मदद भी करते हैं, और डॉक्टर के तौर पर तो आपने कई लोगों को जीवन दान दिया है। हम जानना चाहेंगे भविष्य की आपकी और क्या कल्पनाएं हैं, क्या सपने हैं, और क्या करना बाकी है इतनी सफलता के बाद? ये तो ज़िंदगी की शुरुआत है, अभी तो पूरी जंग जीतना बाकी है। चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ी में मेरे परिवार से बहुत से बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। मेरे पद चिन्हों पे चल के उन्होंने यही प्रोफेशन में अपना जीवन बिताने का इच्छा रखी है। आने वाले समय में मेरे परिवार से 7 से 8 बच्चे लोग डॉक्टर बन के आ रहे हैं। वो सब लोग अपने सब बड़ा शिक्षण करके अपने गांव आएँ, अपने लोगों के बीच आएँ, अपने परिवार के साथ रहे, बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा करें। आजकल बुढ़ापे में माँ बाप के सामने उनके बच्चे रहना, उनके पोता पोती रहना, इससे ज़्यादा किस्मत की चीज़ उनके लिए कुछ नहीं है। और वो हमसे अपेक्षा भी ज़्यादा नहीं करते। हमारे माँ बाप हमसे अपेक्षा सिर्फ इतना करते हैं कि हम लोग उनके बुढ़ापे की एक काठी बने, उनको बुढ़ापे में समझ के संभाल के ले चले। तो सब बच्चे अपने गांव आएँ, अपने परिवार के साथ रहे, परिवार को संभाले, गांव को संभाले। कमाई कम ज़्यादा होती रहेंगी, परिवार एक साथ रहना चाहिए, देश एक साथ रहना चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, आपने अपना अमूल्य समय दिया। काफ़ी पेशेंट्स आपके इंतज़ार में अभी भी बैठे होंगे, लेकिन आपने समाज की भलाई के लिए जो वक्त निकाला है, जो वीडियो लोग देखेंगे, अपने जीवन में ज़रूर प्रेरणा प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। जय हिंद। जय हिंद।